थोड़ा याद करें, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर ये कॉरपोरेशंस बनी हैं तो ये आपका ऑडिट का प्रोफेशन ने जन्म लिया। अगर ये कंपनीज ना होती, और कंपनी में कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था कि कंपनी के मालिक, यानी कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं, और जब कंपनी बन जाती है, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी खुद से एक सेपरेट पर्सन बन जाती है और ये अपने मालिकों से अलग है। अब मालिकों का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि मालिक बिल्कुल सेपरेट हैं और ये कंपनी एज ए पर्सन बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि लेकिन सर वो मालिक ही तो कंपनी चलाते हैं। अगर आपको याद हो, ये कंपनी चलाएंगे कौन? बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर आपको ये भी याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं? हमेशा मेंबर में से, स्वाय 4 एक्सेप्शन से। वो बातें थोड़ी थोड़ी याद होंगी जिन्होंने नहीं अभी कंपनी लॉ पढ़ा हुआ, तो जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर पता चल जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये हमेशा कहाँ से अपॉइंट होते हैं? ये शेयर होल्डर में से। तो सर फिर सेपरेट कहाँ से होगी? मालिक ही तो यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं। जिस तरह सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के अंदर होता है वहां पे मालिक इन्वॉल्व होते हैं, तो सर यहाँ पे भी मालिक इन्वॉल्व है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे ये ऑडिट, तो दो तरह की कंपनीज हमारे सामने आया करेंगे। एक होगी मेरे बच्चे स्मॉल कंपनीज, ऐसी छोटी कंपनी जिसमें मेरे बच्चे के थोड़े से शेयर होल्डर हैं, कोई 2 4 5 शेयर होल्डर हैं, और वो सारे के सारे शेयर होल्डर वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन हुआ करेगी ना, वहां पे हमारे जो रिस्क वगैरह और जो हमारे ऑडिट का मामला होंगे ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाया करेंगे। फिर हमारे मामला हम किसी और तरह से ऑडिट सोच के किया करेंगे। लेकिन अगर एक बड़ी कंपनी हो जिसमें सैकड़ों हजारों मेंबर्स हों, अच्छा वहां पे मामला डिफरेंट होंगे। वहां पे हमें पता होगा वो सैकड़ों हजारों सारे के सारे मेंबर डायरेक्टर नहीं है। उनमें से सिर्फ, जैसे मान लो कि सीएबी है, इस सीएबी के टोटल कोई 10,000 शेयर होल्डर है, उनमें से सिर्फ 10 लोगों को हमने डायरेक्टर बनाया हुआ। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पे जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी क्या, सारे की सारी इमाम वो तो बेचारी सेपरेट होकर बैठी हुई है। उनका तो कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं। सिर्फ जो 5 7 लोग हैं वो मेरे बच्चे इस कंपनी को चला रहे हैं। जैसे अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान भी एक इदारा ही समझो है। इसके करोड़ों 25 करोड़ अवाम है, लेकिन चला कितने रहे हैं? वो आपके सामने ही है। एक जीएच, सॉरी, एक वो है, इदारा है, और साथ उसके कुछ और लोग हैं वो इस मुल्क को चला रहे हैं। तो खुद सोचे वो किसके मफाद को देख रहे हैं? अपने अपने रिश्तेदारों के कैसे कैसे उनके पासपोर्ट बनते हैं, क्या बन रहा है उनके लिए, वो सारा कुछ आपके सामने ही है। तो वो हमारा सोच रहे हैं, अपना सोच रहे हैं, वो अपना सोच रहे हैं। हमारा तो जो सोचा होता तो शायद हम ये हालात होते हमारे मुल्क के। तो कहने का ये मतलब कि सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट होगा मेरे बच्चों, कि कंपनी जब बड़ी होगी तो बड़ी कंपनी में चंद शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन बाकी तो सारे के सारे सेपरेट है। अब वो जो सेपरेट है वो भी तो चाहते हैं कि कंपनी के मामला का उनको पता चले। अब वो जो कंपनी के मामला थे हम उनके सामने रखते हैं। ये जो डायरेक्टर हैं, याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बन गई, कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर्स के सपुर्द होगी, और डायरेक्टर और शेयर होल्डर के 3 तरह के ताल्लुकात, अगर वो आपको याद हो थोड़ा सा। एक तो एजेंसी का ताल्लुक है, हमने कहा था कि ये जो डायरेक्टर हैं शेयर होल्डर के एजेंट्स हैं। फिर हमने कहा था कि स्टीवर्ड्स, ये रखवाले हैं, क्योंकि इस कंपनी के जितने एसेट्स हैं, इस कंपनी में जितनी इन्वेस्टमेंट है, ये शेयर होल्डर्स की है, लेकिन सुपुर्द किनके कर दी गई? डायरेक्टर्स की। फिर हमने कहा था कि अकाउंटेबिलिटी का एक ताल्लुक है, कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये जवाबदेह हैं, ये जवाबदेह हैं शेयर होल्डर्स को। लेकिन फिर हमने कल डिस्कस किया था कि सर ये जवाब कैसे देंगे, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे? तो याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये तैयार किया करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तो हमें पता ही है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से तैयार की जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे। अब अगली बात कल हमने डिस्कस की थी कि सर जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हो सकता है सब अच्छा दिखाएं। जैसे अभी हमारे मेरे बच्चे अगर लिहाज से देखा जाए, हमें बताया जाता है कि मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, लेकिन फिर साथ ही ये भी बयान आ जाता है कि हम बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर हम ही रहे हुक्मरान, तो हमारी जो सिमत है वो कमाल की है, 2 4 साल के अंदर पता नहीं ये कोई जन्नत बन जाएगा ये मुल्क। तो ऐसी भी बातें की जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो चलाने वाला जो बंदा बैठा होता है ना, जो इसको मैनेज कर रहा होता है, वो कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा। जैसे अभी पीडीएम है हमारे मुल्क के अंदर, सब अच्छा करके दिखा रही है, और उल भी गए हम, समझ भी हमें कुछ नहीं आ रही, लेकिन सब अच्छा भी हो रहा है। तो सेम मेरे बच्चे, क्यों क्यों अगर वो भी कह देंगे, देखो ऑपोजिशन हम लोग सब कह रहे हैं मुल्क के हालात खराब हमने उनको रिमूव किया अपनी तरफ से, लेकिन वो 8 फरवरी को रिमूव ही नहीं हुए हैं। अब सेम मेरे बच्चे यहाँ पर भी होगा। अगर ये खुद ही कह देंगे कंपनी के हालात खराब है, तो फिर तो रौला ही मुक गया है। तो फिर तो इनको रिमूव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मसला यहाँ पे ये होगा, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये सब अच्छा बताएंगे मेरे बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जैसे कल हमने डिस्कस किया था पीआईए का, वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खुलना शुरू हुई, अब बहस शुरू हुई है। अब तो वो खुद मान गए हैं कि किस तरह उन्होंने बैलेंस शीट्स के अंदर कुछ चीजों को एडजस्ट किया है, क्योंकि वो जितना भी उसका खसारा था, जितने डेट्स थे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने अपने खाते में डाल लिए। जब सारा कुछ उसके जितने भी बुरी चीजें थी गवर्नमेंट ने अपने खाते में डाली, अब साफ सुथरी करके वो दोबारा, और अब दोबारा से उसको बेचने लगे, कि वो यानी कि सादा अल्फाज में अब इनके अपना कोई खरीदेगा। कहीं ना कहीं किसी लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सादा अल्फाज में शायद ये नवाजेंगे,
कि चल भाई अब वो जो खसारा वगैरह था जो जाना था पीआईए के साथ ही, वो इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने खाते में ले लिया, और बिल्कुल साफ सुथरा करके एक इदारा हम किसी को सस्ते दामों बेच देंगे, और वो खरीदने वाला भी इन्हीं में से कोई होगा। तो ये माशाल्लाह कमाल है इस मुल्क के अंदर। खैर, थोड़ा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब सब अच्छा होगा। अब ये जो मासूम लोग हैं, कल हमने डिस्कस किया था, ये जो लोग होते हैं ये तो बेचारे मासूम होते हैं, इनको थोड़ी पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, ये तो मान लेंगे उसको। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये चेक होनी चाहिए, ये एग्जामिन होनी चाहिए किसी बंदे की तरफ से। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि वो बंदा कौन होगा। हमने कहा कि वो बंदा ऑडिटर होगा। और ये ऑडिटर कौन बनेगा ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन ऑडिटर हो सकता है, क्वालिफिकेशन और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा, इनको चेक करेगा। तो सर चेक करने के बाद वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट दिया करेगा मेरे बच्चे, एक रिपोर्ट दिया करेगा। अगर आपको याद हो, एजीएम, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस, उसका जो पहला पहला ऑर्डिनरी बिजनेस था, तो उसमें क्या था कि एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके साथ डायरेक्टर्स और ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होती। तो ये जो ऑडिटर है ये क्या करता है, ये अपनी रिपोर्ट देगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हम उसको नथी करेंगे और शेयर होल्डर्स के सामने एजीएम के अंदर रख देंगे। अगरचे उनको 21 दिन पहले नोटिस के साथ भी चली जाती है, लेकिन वो जो डिस्कस होंगी वो कहाँ पे होंगी, वो एजीएम में, जहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और अगर वो अडॉप्ट ना करना चाहें, अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ने कुछ कहा हो ये गलत है, तो फिर हो सकता है वो बात क्या करते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट ही नहीं करते। तो ये सारे मामला मेरे बच्चे, अब यही चीजें मेरे बच्चे हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। आज की जो डिस्कशन है उसमें एक आधा टॉपिक हम पढ़ेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ये लफ्ज सारी किताब के अंदर हमारी जान नहीं छोड़ेगा बड़े से तरीके। अच्छा, एक और चीज है, वो नोट्स अभी ना देखिएगा, वो लास्ट के ऊपर देखिएगा, जब पढ़ लेंगे तो फिर उसको रिवाइज करने के लिए वो एक्चुअली। और दूसरा मेरे बच्चे, हर कॉन्सेप्ट जो होगा किताब के अंदर जिसमें थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, उसकी अच्छी एग्जांपल्स के साथ ये जो स्लाइड्स हैं, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा, हर टॉपिक की कोई दो दो चार चार एग्जांपल हुआ करेंगे, जिसमें किसी भी टॉपिक में आपको एक जरा बराबर भी सोचना ना पड़े, इस तरह की उसकी एग्जांपल्स हों। ताकि, क्योंकि हमारी किताब में है तो है नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं है। जिस तरह बी लॉ के अंदर हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, तो बी लॉ में जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते थे, साथ ही उसके नीचे एग्जाम्पल आ जाया करती थी, जिससे हमें समझ आ जाती थी ये कहना क्या चाहना। इसी तरह सी लॉ के अंदर भी कहीं कहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ऑडिट के अंदर इस तरह का मामला नहीं। लेकिन मैं इसको इस तरह कर दूंगा इंशाल्लाह स्लाइड्स के अंदर, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट चैप्टर की एक ही स्लाइड में कन्वर्ट करके मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। क्योंकि ये नहीं कि हर रोज, क्योंकि 7-8 लेक्चर हैं इसके चैप्टर नंबर 1 के, तो हर रोज तो मैं शेयर करने से रहा, लेकिन वो सब एक ही स्लाइड में इकट्ठा करके वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब फिर आप पढ़ रहे हो तो साथ ही उसको वहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन कोशिश कीजिएगा, उसको जहां तक हो सके काम की बातें जो एग्जाम्पल है वो उसके ऊपर ही नोट करते जाइएगा, ताकि एट द एंड वो चीजें आपको ये देखनी ना पड़े स्लाइड्स में जितने भी। ले बेटा, अब जरा देखिएगा कि ऑडिट के मामला होंगे कैसे, ऑडिटर करता क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि बेटा मालकों ने कंपनी बनाई। अब थोड़ा सा चीजें मुझे डाटा यहाँ पे ज्यादा लिखना है। तो कंपनी बनी, कंपनी बनने के बाद हमने डिस्कस किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपोर्ट होगी मेरे बच्चे। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये जवाबदेह हैं शेयर होल्डर्स को, और ये जवाबदेही की जिम्मेदारी मेरे बच्चे पूरी करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ये हमने डिस्कस किया क्या बनाएंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फिर अभी हमने डिस्कस किया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मेरे बच्चे, इनको एग्जामिन या चेक करवाया जाएगा किसी ऑडिटर से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, एग्जामिन करने को हम ऑडिट कहते हैं। देखो अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना ऑडिट की, हमें समझ आएगी कि ऑडिट एक्चुअली जस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, एग्जामिन करना। फिर आगे ऑडिट, जो ऑडिट है उसके मकसद बताया जाएगा कि ऑडिट का मकसद क्या है। मकसद मेरे बच्चे क्या है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो मकसद है। ऑडिट की डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, दो तरह के, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। जब डेफिनेशन लिखी होगी ना वहां पे किताब के अंदर आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा ऑडिट की डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन क्या है, जस्ट ऑडिट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, चेक करना बस। लेकिन मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर चेक करने के बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना, और ये उस रिपोर्ट के अंदर बताना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो ये मेरे बच्चे मकसद होता है, ये मकसद होता है एक्चुअली ऑडिट का। खैर, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा। जब एग्जामिन करेगा तो मेरे बच्चे उसका मकसद क्या है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना। और रिपोर्ट मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था 3 तरह से वो देगा। फिर अल्फाज हम ऐसे ही बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट, मेन तो यही लफ्ज बोला करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था वो 3 तरह से चीजें हुआ करेंगी, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेगा सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, या सही नहीं है, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या एक्सेप्ट फॉर, ये फलाने मामले के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। कुछ इस तरह के अल्फाज वो बोलेगा। तो मेरे खैर, तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट जमा करवाएगा।
अब ये जो रिपोर्ट है मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऐड करके इसको जमा करवा दिया करेंगे शेयर होल्डर के पास, या एजीएम में डिस्कस करेंगे। अब मेरे बच्चे सारे का सारा मामला यहाँ पे रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट एक्चुअली क्या है, ऑडिटर का कंक्लूजन है। कंक्लूजन है, किस चीज का कंक्लूजन है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। अब मेरे बच्चे, अगर आप किसी चीज को ये कहना चाहते हो ये चीज सही है, अगर आप किसी चीज को ये कहना चाहते हो ये चीज सही नहीं है, दोनों सूरत, बिल्कुल जैसे अदालत के अंदर अगर आपने कोई देखा हो, कोई केस लगा होता है अदालत में, तो अदालत या तो मुजरम को बरी करेगी या उसको सजा देगी। लेकिन दोनों चीजों के लिए उसके पास मेरे बच्चे क्या होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। वो सबूतों के बगैर तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं कहता, ना तो वो बरी करते हैं ना ही वो सजा देते हैं बगैर सबूतों के। अगर सबूत मिल जाए उसकी बरियत के, तो वो कहते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये जो जो भी मुलजम है जिस पे इल्जाम था, इसके ऊपर वो चीज साबित नहीं हुई, हम इसको बरी करते हैं। लेकिन सबूत बरी करने के लिए भी मेरे बच्चे सबूत और गवाह चाहिए होंगे। इसी तरह अगर उसको सजा देनी हो तो सेम वही अल्फाज होते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित हो गया है कि इस बंदे ने वाकई ये जुर्म किया है और हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सजा देने जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे सेम यहां पर भी होगा। जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, अब वो या तो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन दोनों चीजों के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। बगैर सबूत के वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा। और ये याद रखिएगा, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि बड़े बड़े सारे फ्रॉड हुए, जिस तरह हमारी उसके अंदर भी है चैप्टर है पूरे का पूरा एनरॉन कंपनी के ऊपर, यानी कि उससे वो रिलेटेड पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब वो कंपनी ऑडिटर बिल्कुल सफेद उसको वो दे रहा था, चिट दे रहा था कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और वो रातों रात डूब गई। पता चला उसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ही नहीं थी। तो ऑडिटर से पूछा कि भाई सबूत दे, तू किस बेस पे कर रहा था। और अगर वो सबूत मान लो कि उसके पास वो नकाफी थे, उसने चीजों को उस तरह चेक ही नहीं किया था जिस तरह चेक करना चाहिए था। कहना का ये मतलब मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। अक्सर वो फेसबुक के ऊपर क्लिप्स वगैरह चल रहे होते हैं कि लोग प्राइम मिनिस्टर के किए हुए साइन के ऊपर या बाकी लोगों के साइन के ऊपर, सदर के साइन के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट के किए हुए साइन के ऊपर भरोसा करते हैं। और जिस जिस फाइल के ऊपर भी आप लोगों के साइन आ जाते हैं, तो उस फाइल की मेरे बच्चे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लोग भरोसा करते हैं कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसको चेक करके इसके ऊपर साइन किए हैं और उसने कहा कि ये सही है, तो ये सही है। अब हम इसके ऊपर कोई मान लो कि कोई किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी जिस चीज के ऊपर भी आपके साइन है वो सही नहीं है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपके पास हो, तो क्या मेरे बच्चे आप बगैर सबूतों के उसको ये कह दिया करेंगे सही है या नहीं सही। हाँ, वो अलग बात है कि वो ऐसे ही रहे, एक ब्रीफ केस भर के आया करेगा आपके पास, साथ ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी खुद ही बना के ले आया करेंगे और कहेंगे सर ये साइन कर दो। आप कहेंगे सर मैं चेक करूंगा, वो कहेंगे सर चेक कर लें बैग। तो आपको बैग चेक करवाया करेंगे, तो शायद वो जो चीज़ चेक करनी चाहिए शायद वो चेक ना करवाएं, तो आप बैग चेक करेंगे, कहेंगे ठीक हो गया, तो साइन कर दिए। ऐसा भी हुआ करे, और ये होता है, अल्लाह माफ करे, हर जगह पे होता है करप्शन। तो आपको पता है कि उस माहौल में जहाँ पे हम पड़े बड़े हो करप्शन के माहौल में, तो इतना तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है ना। फिर उसके बाद हमने हज भी करना होता है, सारे वो नहीं तो रह जाना था। अगर ये 2 नंबरी ना करते तो शायद हम हज कर ही नहीं पा रहे थे। तो मोस्टली लोग ऐसे ही वो करप्शन इसलिए करते हैं कि हज कर सकें। वो था ना पिछले दिनों के अंदर, एक खातून ने साथ वाले घर से चोरी चोरी की, वो सारा कुछ इकट्ठा किया ताकि हज कर सके। तो इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। खैर, ले बेटा, अब ये जो सबूत है, एविडेंस है, ये एविडेंस कैसे इकट्ठी की जाएगी, अभी हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी हल्की सी बात कि मेरे बच्चे, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, मेहनत करेगा। ऑडिटर मेहनत करेगा, और ऑडिटर जो मेहनत करेगा वो कैसे करेगा, उसके लिए मेरे बच्चे कुछ प्रोसीजर लगाया करेगा। अब वो प्रोसीजर जो है ना, अब थोड़ा सा मैं प्रोसीजर्स की आपको शक्ल दिखा दूं। ये पेज नंबर 66 आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का, जब वहां पे जाएंगे तो फिर देख लेंगे उसको, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं ये कुल प्रोसीजर है, टोटल प्रोसीजर। आज के बाद जहां पर भी मैं ये लफ्ज बोलूं ना कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस इकट्ठी किया करेगा, जिसकी बेस पे वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो वो जो एविडेंस इकट्ठी करेगा वो किस तरह किया करेगा, प्रोसीजर लगा। अब जो प्रोसीजर है वो टोटल है ही कितने, ये जो 6-7 प्रोसीजर, 7 प्रोसीजर है टोटल। ये स्टैंडर्ड ने आपको बताई इतने, आइजा 500 वो क्या कह रहा है, वो टोटल 7 प्रोसीजर है ऑडिटर के पास। ये प्रोसीजर लगा के ऑडिटर ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये चीजें जानी है आगे, अच्छा खासा आगे जाके चैप्टर नंबर कोई 6-7 के अंदर जाके चीजें हमने पढ़नी है। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो हम जस्ट देख रहे हैं कि है क्या इसके अंदर, तो वहां पे जाके पता चलेगा। लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये टोटल 7 प्रोसीजर हुआ करेंगे जो ऑडिटर लगाया करेगा ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करने के, और उसी एविडेंस की बेस पे वो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। अब इसमें देखो प्रोसीजर है क्या, या तो वो क्या करता है, जब अज्यूम करो
तो कोई कोई किताब शिताब कोई जो फ्री हो वैसे ही, जिसको आपने यूज ना करना हो, उसके पास एक पड़ा हुआ रजिस्टर था, हाँ ये ले लो। ये वैसे भी मुनासिब है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी होती है, इतने इतने अक्सर इतने से पेजेस होती है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सीएफए में यहाँ पे ऑडिट करने आए हो, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के रखी, ये आपने नहीं तैयार करनी होती, ये भी हम अभी देख लेंगे। ये नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप भी खुद ही तैयार करें और उसको फिर बाद में भी खुद ही चेक करेंगे, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। हम लोग मान लो कि सीएफए मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, और मैंने क्या किया, हम सब लोगों ने इसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए। आज आप एंटर हुए हो बीइंग ऑडिटर, अब यहाँ पे आप ऑडिट करने के लिए आए हो, तो आप क्या करोगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ोगे, आप इसको चेक करना शुरू करोगे। जब चेक करना शुरू करोगे आप इसके अंदर, अब देखो अज्यूम कर लो, जब आपने इसको ओपन किया तो ये आपके सामने इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ गई। तो आपने ओपन किया इसके सामने, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब मेरे बच्चे इसमें जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, देखो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लफ्ज बोला करेंगे ना, तो उसका मतलब हुआ करेगा 5 चीजें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसी को नहीं कहते, ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें वो जो 5 चीजें आप जिनको कहते हो, जिसमें पीएनएल आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, नोट्स टू द अकाउंट्स है, तो या बात का एक यहाँ पे एक लफ्ज वैसे बोल दिया जाता है कंपैरेटिव फिगर्स। तो वो एक्चुअली वो 5 चीजें हैं, कंपैरेटिव फिगर तो बीच में होती है ना। तो मेरे बच्चे ये 5 चीजों को हम लफ्ज जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलूं, तो आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, ये 5 से कोई छठी चीज ना है, और ये 5 से कम भी नहीं करनी, क्योंकि मुझे ऑडिट का पेपर मेरा अपना याद है, उसने रिपोर्ट दी, ऑडिटर की रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के अंदर क्योंकि जिक्र करना होता है कि मैं बीइंग ऑडिटर इस कंपनी का मैंने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब लफ्ज लिखना होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पांचों एलिमेंट्स के नाम लिखने होते हैं। हम पढ़ेंगे फॉर्मेट जाके चैप्टर नंबर 14 के अंदर, जब वो फॉर्मेट लिखते हैं, यानी कि वो लिख रहे होता है रिपोर्ट बंदा, और ऑडिटर कहता है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आया था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन चीजें शामिल थी वो पांचों लिखता है, लेकिन उसमें से वो एक दो उसने मिस की हुई थी बीच में, और कहा था इसमें गलतियां ढूंढ के बताओ, इस रिपोर्ट में ऑडिटर की रिपोर्ट में गलतियां क्या हैं। तो सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उसने लिखा, तो आगे जब जिक्र करना शुरू किया, तो एक आधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं किया, जो गलत है। पांचों का जिक्र करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं उन 5 चीजों को है। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो जब आप आए ऑडिट करने के लिए, तो आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ी, आपने इसको ओपन किया, तो आपके सामने पीएनएल आ गया। अब जब पीएनएल आया, तो अब मेरे बच्चे ये जितनी फिगर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, मान लो कि आप 2022 का ऑडिट करने के लिए आए, ये जितनी फिगर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, आपने इन सारी फिगर्स को चेक करना है, इन सबको वेरीफाई करना है। ये तो पीएनएल है आपके पास, बैलेंस शीट भी इसी तरह होगी, उसमें बड़ी सारी अमाउंट्स आ रही होंगी। इसी तरह डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू द अकाउंट्स है डिस्क्लोजर, उसमें डिस्क्लोजर आ रहे होंगे, वो भी आपने चेक करने होंगे। है तो ये जितनी चीजें आपको वो लहदा बात, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है या कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्टली इन्हीं से बनती है, तो उसमें थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाती है। मेनली होते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल और जो डिस्क्लोजर्स, ये 3 ज्यादा है, बाकी दोनों चीजें क्योंकि यहीं से एक्सट्रैक्ट होती हैं, ये सही है तो वो भी सही होती है, तो वहां पे इतनी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहर, तो मेरे बच्चे ये जितनी फिगर्स होंगी ये सारी की सारी आप इनको चेक करो। अब जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आप कोई 7-8 लोगों की टीम आई हो, और आप अपने आप को बांट लेते हो, भाई 2-3 लोग सेल्स को चेक करेंगे, ये एक दो बंदा रिसीवेबल्स को देखेगा, ये फलाना बंदा ये पेबल्स को देखेगा, ये फलाना चीजों को आपस में बांट लिया करते। और रुलता वो है बेचारा जो डेफर टैक्स की मामला को उसके उसका अपना डेफर टैक्स बेचारे की तरफ माड़ा होता है, उसके उसके कॉन्सेप्ट, खैर, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के मामला, ये सारे के सारे जो जिसके खाते में ये चला जाएगा वो रुल जाएगा। खैर, फिर वो बाकी लोगों से मदद मांगता है कि यार सीनियर से बेइज्जती भी ना हो, और इधर उधर से मदद लेके उस काम को कर ले। लेकिन बहरहाल, अब आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास सेल्स है, अब सेल्स को मेरे बच्चे आपने क्या करना है, आपने इसको वेरीफाई करना है कि इन्होंने जो फिगर लिखी हुई है, ये 398 मिलियंस की फिगर लिखी हुई है, क्या ये सही है या नहीं। अब मेरे बच्चे इसको कैसे वेरीफाई करोगे, अब ये सही है या नहीं सही, उसके लिए प्रोसीजर लगाओगे, और जब प्रोसीजर्स की बात आएगी, तो प्रोसीजर के लिए कौन सी चीजें हैं, ये 7 से रहो, ये 7 चीजों, इन्हीं के जरिए आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। अब जब वेरीफाई करोगे, अब वेरीफाई करने के बाद अब क्या चीज वेरीफाई करना चाह रहा है, अगली बात, ये प्रोसीजर ऐसे नहीं लगाए जाते मुंह उठा के, ऑयल इंस्पेक्शन करनी है मैंने, मैंने मान लो कि किसी तरह की वो कम्युनिकेशन करनी है, फलाना करना, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। उसके लिए मकसद सबसे पहले देखेंगे आप करना क्या चाहते हो। अच्छा, एक लफ्ज आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो होगा assertions का। देखो ये सारी चीजें आगे पढ़नी है, लेकिन इनके अल्फाज कहीं ना कहीं पहले इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने करना क्या है। अब मेरे बच्चे, जब आप इसको वेरीफाई करोगे, देखा जाएगा आपने कौन सी चीज इसकी वेरीफाई कर दी, क्या देखना चाह रहे हो। अच्छा, अज्यूम कर लो आपको लग रहा है कि ये 398 मिलियन अगर लिखी हुई है, इतनी सेल लिखी हुई है, ये इतनी ही होगी। हो सकता है कि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
यानी कि हो सकता है इसमें ओवर स्टेटमेंट हो, क्योंकि सेल्स को अंडर स्टेट तो कोई कम ही करता है, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस नजर आती है कंपनी की, और तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमने अच्छा दिखाना है। और ये चीजें दिमाग में रखनी है आपने ऑडिटर की तरह भी सोचा करना है, आपने मैनेजमेंट की तरह भी सोचना है। तो अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होंगे तो अब मैनेजमेंट ने क्या किया होगा इसके अंदर, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ चीजें होंगी जिसमें ओवर स्टेटमेंट के चांसेस हुआ करेंगे, कुछ चीजें हुआ करेंगी जिसमें अंडर स्टेटमेंट के चांसेस हुआ करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, अब आप लोग तो सियाने हो माशाल्लाह, कहीं ना कहीं R1 वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ के आए। अब मुझे बताओ, जो एक्सपेंसेस हैं, क्या चांसेस हैं मैनेजमेंट ने इसको ओवर स्टेट किया होगा या अंडर स्टेट किया होगा? अंडर स्टेट किया होगा, क्योंकि खर्चों को जितना कम करेंगे प्रॉफिट ज्यादा होगा, है। तो इसको अंडर स्टेट करने के चांसेस। अब मुझे ये बताओ, जो एसेट्स हैं उसको अंडर स्टेट किया होगा या ओवर स्टेट किया होगा? ओवर स्टेट किया होगा। एसेट्स अच्छी चीज है। इसी तरह लाइबिलिटीज हैं, उसको अंडर स्टेट किया होगा, है। जैसे अभी PIA का उन्होंने हशर किया है, उन्होंने माशाल्लाह सारी लाइबिलिटी उठा के रख दी उसकी। उन्होंने ऐसा ऐसा उसको ओवर स्टेट अंडर स्टेट का रौला ही नहीं। उन्होंने कहा कि जितना इसका खसारा सारा गवर्नमेंट के खाते में साफ सुथरी करके उसको भेज देंगे। और मेरे वैसे वो डिपेंड करता है ना। आपको पता है कि जो टैक्स है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने, ये जनरल पर्पज है, मतलब हर मकसद के लिए इस्तेमाल हो। जो टैक्स पर्पज के लिए हैं, आप माशाल्लाह टैक्स तो पढ़ लिया होगा। आपको पता है कि टैक्स के अंदर कुछ खर्चे जो डेप्रिसिएशन है वो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो लॉ ही नहीं होती, टैक्स डेप्रिसिएशन होती है। इसी तरह बाकी बड़ी सारे ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटिंग वाले लॉ कर देते हैं लेकिन टैक्स वाले लॉ नहीं करते। तो वहां पे वो टैक्स जो हमारे, ये यही तो आज मैंने आपको पढ़ाना है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैंने लफ्ज बोला था अभी, कि ये थोड़ा सा आज का टॉपिक होगा हमारा। यही तो चीज आपको बताई जाएगी, जो टैक्स पर्पज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लहदा उसके मेरे बच्चे उस लिहाज से बनाई जा रही होती। वो ये जनरल पर्पज है किसी भी उसके लिए, वो स्पेसिफिक है टैक्स के लिहाज से। खैर, लिमिट अदला देखिएगा, हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये जो आपके सामने सेल है ये सही है कि नहीं। अब अभी हमने डिस्कस किया था इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। अब हमने देखना है, जस्ट एग्जांपल, हम चाहते हैं क्या है, हमारी चाहत ये होगी, अज्यूम कर लो कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो सेल्स है ना जितनी हुई हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई सेल हुई हो वो रिकॉर्ड ही ना हुई हो। तो हम चाहते हैं कि एक तो ये सेल्स कैसी होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए, ये हमारा मकसद। ये चेक करेंगे, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। आप कंप्लीटनेस चेक करने के लिए अगेन प्रोसीजर हमारे पास क्या है, वो यही है। अब ये कैसे चेक करेंगे, जस्ट इंस्पेक्शन करेंगे। अगर कोई सेल होती है, कोई इनवॉइस भी तो बनाते हैं ना उसकी, हो सकता है कोई सेल हुई हो, उसकी इनवॉइस बनी हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके इंस्पेक्ट करेंगे उस इनवॉइस को, क्या ये इनवॉइस भी इस सेल के अंदर रिकॉर्ड हुई हुई है। अगर वो रिकॉर्ड हुई हुई है सारी की सारी सेल्स की इनवॉइसेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल्स क्या है, ये कंप्लीट है। तो हम चाहते हैं ये सेल्स हमें पता चले ये कंप्लीट है। अब मेरे बच्चे अगली बात, क्या आप ये चाहेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये 2022 की अगर हम चेक कर रहे हैं, ये 2022 की ही सेल हो? क्या हमें ये देखना चाहिए, एक एक अज्यूम कर लो कि कट ऑफ हो। कट ऑफ क्या है, इसमें ना तो 2021 की कोई सेल आ रही हो, ना ही 2023 की आ रही। तो हमारा जो 2022 की है उसमें सिर्फ 2022। अब देखो 21 और 23 दोनों की आ सकती है। एक सेल 2021 में हुई थी लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं की। उस वक्त हमारी इतनी मजबूरी नहीं थी, हमने कहा था कि मेनली साल 2022 में हमारे कुछ मकासद हैं जो हमने पूरे करने हैं। हमने इस कंपनी को बेचना है या कुछ और शेयर इशू करने हैं या फलाना करना है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके बैठे होते हैं मेरे बच्चे। हम लोग भी जैसे मान लो कि जो बड़े ममालिक हैं वो कितने कितने सालों की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको याद हो पिछले दिनों के अंदर लेबनान में पेजर्स वो धमाके हुए थे। वो पेजर्स सप्लाई किए गए थे कई साल पहले इसराइल की तरफ से। अब किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा है कि वो जो पेजर्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस वो फिट की गई हैं जो मान लो कि बारूद हैं, और उनको जब उनका दिल करेगा उसको धमाके से उड़ा देंगे। कोई ऐसा वक्त भी आना, लेकिन उन्होंने तो पूरा प्लान किया हुआ था वो सारे का सारा। कितने सालों के बाद वो वक्त आया और फिर उसने क्या किया, उन्होंने एक खास वक्त के ऊपर उसको धमाके से उड़ा दिया वो पेजर। बेचारे अच्छा खासी तबाही हुई उसमें। तो लोग तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। इसी तरह जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो रही होंगी तो मैनेजमेंट की भी इस तरह की प्लानिंग हो सकती है। तो मेरे बच्चे, क्या हमें ये कट ऑफ चेक करना चाहिए बीइंग ऑडिटर? हमें देखना चाहिए जो सेल्स हैं ये सिर्फ 2022 की हो, ना 2021 की इसमें आए और ना ही 2023 की इसमें आए। ये बात होता है ना कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं सेल का, 2022 एंड हो रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल ही नहीं हुआ, लेकिन हमने जल्दी जल्दी से उसको रिकॉर्ड कर लिया। हमने कहा कि ठीक है समझो सेल होगी, ताकि इस साल की सेल क्या हो जाए, ओवर स्टेट हो। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हम कट ऑफ भी देखा करेंगे। अब अगली बात मेरे बच्चे, सेल तो जस्ट एग्जांपल, मान लो कि हम कोकोमो बना के बेचते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कोकोमो एक प्रोडक्ट है, एक अच्छी प्रोडक्ट है, अब अच्छी खासी सेल होती है उसकी। अब हम क्या करते हैं, हम कोकोमो बना के बेचते हैं। अब हुआ क्या कि जो रेवेन्यू नेचर की सेल है फिर तो हमारी वो कोकोमो ही है। लेकिन हमने क्या किया, इस साल के अंदर कोई एसी भी बेचे हैं, वो पुराने एसी हो गए तो हमने कहा कि ये भी बेच दो।
अब मेरे बच्चे आपको लग रहा है ये जो सेल है इसकी क्या हमें क्लासिफिकेशन वगैरह चेक करनी चाहिए? ये ना हो कि हमारी जो कैपिटल नेचर की सेल है वो भी हम इस रेवेन्यू नेचर की सेल में दिखा दें, ये भी तो गलत हो जाएगा है। तो इसमें तो सिर्फ कोकोमो की सेल आनी चाहिए, ना कि हमारे जो एसी शेसी जो हमने कैपिटल जो मशीनें मशीनें बेची हूं वो भी इसके अंदर आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लासिफिकेशन भी चेक करनी चाहिए। और उसके बाद मेरे बच्चे क्या हमें बीइंग ऑडिटर क्या इसकी प्रेजेंटेशन देखनी चाहिए? बिल्कुल प्रेजेंटेशन देखनी चाहिए है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से अपने लिहाज से जहां पे जो चीज चाहे उस तरह नहीं प्रेजेंट कर सकती मैनेजमेंट। ये भी हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूं बार बार, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये लफ्ज है। इसके मुताबिक ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के प्रेजेंट करनी होती है। जैसे मान लो कि अगर करंट लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी में दिखानी होती, अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी है उस नॉन करंट लायबिलिटी में रखना है, ये प्रेजेंटेशन है। अगर कोई रेवेन्यू नेचर की सेल है वो यहाँ पे आ रही होगी, अगर रेवेन्यू नेचर की सेल नहीं उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लॉस वगैरह निकाल के या गेन वगैरह निकाल के उसको हमने वो करना होता। तो मेरे बच्चे क्या होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर ये इन सारी चीजों को ये जो हम चेक किया करेंगे ना इस तरह, उसके लिए आगे जाके हम एक लफ्ज बोलेंगे अजर्शंस। अजर्शन थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको बता, ये लफ्ज अजर्शन क्या होता है थोड़ा सा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, ये वो चीजें हैं जो शुरू में हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो ये चीजें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जाके, क्योंकि मेरी आदत है वो चीजों को थोड़ा सा तरतीब से पढ़ा, अगरचे यहाँ पे उस तरह की तरतीब नहीं होगी। चैप्टर 1 2 के बाद हम सीधा 13 14 15 वो पढ़ के आएंगे, क्योंकि चैप्टर 1 2 और 13 मैंने कहा था वो एक ग्रिड है, चैप्टर 14 15 वो एक ग्रिड है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 12 तक वो एक अलग है, वो परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट है। अच्छा मेरे बच्चे अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं हर फिगर के पीछे। अच्छा एक चीज, ये जो सेल की फिगर यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो इतनी अमाउंट लिखी हुई है, मान लो कि आप लोगों जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने तैयार की, ये जो सेल्स आपने रिकॉर्ड किए यहाँ पे, मैं कह दूं कि ये जब सेल आपने रिकॉर्ड की है ये आपने सही रिकॉर्ड की है, और ये सही रिकॉर्ड इसलिए की है, इस लिहाज से की है कि आपका दावा है, आपका दावा है कि ये जो सेल की फिगर हमने 398 मिलियन की लिखी है ये कंप्लीट है, ये एक्यूरेट। अच्छा उसमें एक्यूरेसी वाला मामला भी हम देखा करेंगे, कंप्लीट भी हो और एक्यूरेट भी हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो कि 100 की सेल आपने 1000 की कर दी हो, 1000 की सेल 100 की कर दी हो। तो खैर, तो मेरे बच्चे मैं कह दूं कि ये आपका दावा है कि ये जितनी सेल है ये कंप्लीट आपने रिकॉर्ड की है, ये एक्यूरेट भी है, ये इसी साल की है, इसकी क्लासिफिकेशन भी सही की है, इसकी प्रेजेंटेशन भी सही की है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी फिगर आती है ना, जितनी फिगर लिखी आ रही होती है, हर फिगर के पीछे मैनेजमेंट के 6-7 दावे होते हैं। कोई भी जस्ट एग्जाम्पल चले मान लो एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दो, बाकी रहने देते हैं, अज्यूम कर लो हमारे पास करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, इसी तरह हमारे पास मेरे बच्चे करंट लाइबिलिटीज आ रही होती हैं, इसी तरह हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज आ रही होती हैं। अज्यूम कर लो ये है हमारा 3 मिलियन का, ये है हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं 10 मिलियन के, नॉन करंट लाइबिलिटीज है हमारी 15 मिलियन की, करंट लाइबिलिटीज है हमारी 5 मिलियन की। इस तरह करके आपके सामने बैलेंस शीट आ गई, उसका एक्सट्रैक्ट आ गया। ये आपने बैलेंस शीट तैयार की है, हर फिगर के पीछे यहाँ पे जितनी फिगर लिखी गई हैं ये हर फिगर के पीछे आपके कोई 5 से 6 दावे हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर आपने ये जो करंट एसेट्स हैं ये लिखे हैं 3 मिलियन के, क्या मैं ये कह दूं कि आपने ये दावा किया है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो 3 मिलियन के ही? पक्की बात है, जिस मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं उसका दावा है कि ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा, और ये भी आपका दावा है कि ये क्लासिफिकेशन भी हमने सही की है। ये जो 3 मिलियन के एसेट दिखाए ये 3 मिलियन के करंट एसेट दिखाए हैं, ये 3 मिलियन के ही करंट एसेट्स हैं, ये नहीं कि हमने नॉन करंट एसेट उठा के इसमें ऐड कर दिए। तो मेरे बच्चे ये भी आपका दावा है कि मेरे बच्चे ये क्या है, ये एक्यूरेट भी है। उसके बाद मेरे बच्चे ये भी आपका दावा है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। अगर वो कहेगा अच्छा दिखाओ करंट एसेट 3 मिलियन के, वो चाहे वो कैश हो, कैश एट बैंक हो, चाहे जो भी है, तो आप मेरे बच्चे आप क्या करेंगे, आपका दावा है कि सर ये एग्जिस्ट करते हैं, जाओ जाके हमारा गला देखो, जाओ हमारा बैंक बैलेंस देखो, ये उसमें आपको नजर आ जाएंगे। तो जितनी फिगर्स वहां पे लिखी होती हैं हर फिगर के पीछे मैनेजमेंट के कई दावे होते हैं। जैसे चलो मैं इस तरह कहता हूँ, जब आप पेपर लिखते हो, आई कैब में जाएंगे इंशाल्लाह पेपर देने के लिए, कोई आई कैब कोई क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर करोगे, क्या आपकी तरफ से ये दावा नहीं होता बाहर निकल गए तो मैंने कंप्लीट लिखा है, मैंने सही लिखा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है जो एग्जामिनर मांग रहा था। तो अपनी तरफ से तो आपके सारे दावे होते हैं, लेकिन लिखी एक चीज है, लेकिन उसके पीछे आपके कई दावे हैं। सेम मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी फिगर लिखी आ रही होती है
हर फिगर के पीछे 6-6 7-7 दावे होंगे। इन दावों को हम कहा करेंगे मैनेजमेंट की अजर्शंस। अजर्शंस कहते हैं स्टेटमेंट को या दावे को। तो कोई भी फिगर आज के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी फिगर आपको कोई भी कहीं पर भी लिखी हुई कोई फिगर नजर आए, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये नेट इंपेयरमेंट रिवर्सल ऑन फाइनेंशियल एसेट्स है, तो कोई भी फिगर नजर आए आपने आपने उसके पीछे 5-6 दावों को दिमाग में रखना है। वैसे ही अजर्शन, उसको कहते हैं अजर्शन, जो बीइंग ऑडिटर आपने फिर वेरीफाई करना है। अगेन शायद ये थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो रही हैं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। हम ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं, अभी बच्चों वाली बातें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो थोड़ी सी चीजें मुश्किल हैं और उसके अल्फाज पहले इस्तेमाल होंगे, उसका थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। ले बेटा, अभी एक चीज हमने पढ़ी कि जब ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करनी है, तो एविडेंस कैसे इकट्ठी किया करेगा? प्रोसीजर लगा। जब भी ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करनी है तो ऑडिटर कैसे एविडेंस इकट्ठी किया करेगा? प्रोसीजर लगा। तो प्रोसीजर मेरे बच्चे टोटल कितने हैं? 7। इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। किसी भी जगह पे उलझा बात है, कहीं पे 3 इस्तेमाल होंगे, कहीं पे सारे इस्तेमाल होंगे, कहीं पे कुछ इस्तेमाल होंगे। लेकिन मेरे बच्चे इसमें इसका नाम क्या है? ये ऑडिट प्रोसीजर है। जस्ट या तो आप इन चीजों को इंस्पेक्ट किया करेंगे, या कुछ काम होते हुए दूर से देखा करेंगे, ऑब्जर्व किया करेंगे। होता है ना, बात बात मैनेजमेंट कहा करेगी सर ये काम हम हर रोज करते हैं, ये इस तरह करते हो, तो फिर उस टाइम पर आप छुप के कहीं पे बैठ के देखा करोगे मैनेजमेंट ये काम करती है कि नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करना, दूर से बैठ के कुछ चीजों को देखना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं रोजाना क्लास में बिल्कुल टाइम पर आता हूँ, तो हमारे प्रिंसिपल साहब कहीं ना दरवाजे में इधर उधर घूम रहे होंगे, कहीं देख रहे होंगे। राणा साहब ने कहा था 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 बजे आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल कहीं यही नहीं कि यहाँ पे बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा होगा, या हो सकता है सीसीटीवी कैमरे में देख रहा हो। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करना। तो खैर ऑब्जर्व किया करेंगे या इंक्वायरी किया करेंगे, जाके किसी से सवाल पूछ लेना है, उनसे क्वेश्चन कर लेना, तो ये भी होता है मेरे बच्चे। इसी तरह मेरे बच्चे कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी हुआ करेगी कुछ मामला के अंदर, यानी कि हम बाहर जैसे हमारे हमारे डेटर्स लिखे आ रहे हैं, तो वो डेटर्स जितने हमने शो किए हैं, तो डेटर्स को भी तो पता होगा ना कि हम किसी की उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितने के नजर आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे जस्ट एग्जाम्पल, हमारी बैलेंस शीट के अंदर डेटर हैं 1 मिलियन के, मिस्टर ए ने 1 लाख देना है, फलाने ने इतना देना है, तो हम उनको भी लिखकर पूछा करेंगे सर आपने इस कंपनी का 1 लाख रुपया देना है। तो हम लोगों से, जैसे बैंक में हमारा इतना पैसा पड़ा हुआ, हम बैंक से भी पूछा करेंगे लिखकर सर आपने इस कंपनी के इतने पैसे आपके पास पड़े हुए, तो इसके लिए लफ्ज बोला करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये भी एक प्रोसीजर है, ये भी ऑडिटर इस्तेमाल किया करेगा इन चीजों को चेक करने के लिए। उसके बाद कुछ चीजों को हम रिकैलकुलेट करके देते हैं। मैनेजमेंट ने तो कैलकुलेशन की, अब लाखों ट्रांजैक्शन है सेल्स की, मैनेजमेंट ने तो कैलकुलेशन की होगी, लेकिन हम दोबारा से उसको रिकैलकुलेट करके देखा करेंगे। उसी तरह मेरे बच्चे री परफॉर्मेंस करके देखा करेंगे। कुछ होता है ना प्रोसेस वगैरह, हम तो खुद से भी उसको परफॉर्म करके देखा करेंगे जिस तरह मैनेजमेंट कर रही है। उसी तरह मेरे बच्चे कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे। ये क्या होते हैं? ये अभी जस्ट एक लफ्ज बोल रहा हूँ, ये दो इंफॉर्मेशन का आपस में कंपैरिजन होता है। ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, अगर कहीं पे लफ्ज आए, इसका दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, कंपैरिजन। एनालिटिकल प्रोसीजर किसको किसको कहते हैं? मतलब कंपैरिजन, यानी कि दो चीजों का आपस। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि इस साल में हमारे जो इंप्लॉइज हैं वो बढ़े। लास्ट टाइम हमारे एम्प्लॉइज थे 100, इस दफा हुए 120 एम्प्लॉय। तो अगर अब हम कंपेयर किया करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ सैलरी को, सैलरी एक्सपेंस को। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं तो पक्की बात है सैलरी एक्सपेंस भी क्या हुआ करेंगे? बढ़ेंगे। और सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस एक बुरी चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिहाज से, ये हमारे प्रॉफिट को क्या करती है? कम करती है। अब बीइंग ऑडिटर जरा थोड़ा सा हमने कुछ चौकन्ने रहना होता है ना, ये देखेंगे उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे। तो आपने देखा कि इस कंपनी ने लास्ट टाइम इसके एम्प्लॉय 100 थे, इस दफा जो एम्प्लॉय 120 हो गए, लेकिन उधर सैलरी एक्सपेंस लास्ट टाइम 1 मिलियन थे, इस दफा 7 लाख हो गए। आपने कहा कमाल ही हो गया, एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं और सैलरी एक्सपेंस कम हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता? तो जहां पे हमें कुछ पता चलेगा कुछ मैनेजमेंट दो नंबरियां कर रही है। तो इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है? दो इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर कर। याद रखोगे मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा दोबारा से चीजों को इकट्ठा करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा मेरे बच्चे, ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा, ऑडिट किसका होता है बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये पक्का करके दिमाग में रखें। ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है किसी कंपनी में, किसी चीज को नहीं देखता स्वाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब मेरे बच्चे जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, देखेगा, एग्जामिन करेगा, उसके ऊपर उसने क्या करना है? रिपोर्ट देनी है। उसका मकसद क्या है? रिपोर्ट देना। मैंने अभी आपको बताया कि ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ऑडिट एंड उसका ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें कवर करनी है। ऑडिट है एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन करने के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें वो क्या कहेगा? या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, लेकिन इन दोनों के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। और मेरे बच्चे वो जो एविडेंस है वो कैसे इकट्ठी करेगा? प्रोसीजर लगा के। अब प्रोसीजर टोटल कितने हैं? 7। वो 7 प्रोसीजर लगा के मेरे बच्चे एविडेंस इकट्ठी करेगा। उस एविडेंस की बेस पे कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। और ये बात किस में लिखेगा? वो रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऐड करके किनके सामने रख दी जाएगी?
शेयर होल्डर्स के सामने, या जो भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। याद रखोगे मेरे बच्चे, ये थोड़ी सी बातें आपने दिमाग में रखी। अब मेरे बच्चे जरा देखिएगा, जब हम अपना ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, याद है बचपन में हम पढ़ा करते थे, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो ऑडिटर भी तो एक सिस्टम की तरह परफॉर्म होगा ना मेरे बच्चों। जब हम अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, हमेशा सिस्टम का एक इनपुट हुआ करता था, एक प्रोसेसिंग हुआ करती है, उसके बाद उसका एक आउटपुट हुआ करता है। तो सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है मेरे बच्चे, अगर आप देखते हैं तो ये भी एक सिस्टम की तरह परफॉर्म होता है मेरे बच्चे ऑडिट। ऑडिट में मेरे बच्चे क्या हुआ करेगा, एक इनपुट हुआ करेगा। इनपुट में क्या किया करेंगे, हम देखा करेंगे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के मामला। उसके बाद मेरे बच्चे जब ऑडिटर अपॉइंट होते हुए भी आपने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा यहाँ पे। एम ही नहीं कि मुंह उठाया और जाके आपने क्या कर लिया, किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया। देखो कल इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई कर लोगे, आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस आ गया। देखो अगर आपने ऑडिट करना है ना, तो खाली क्वालिफिकेशन काफी नहीं होगी। जब इंशाल्लाह आप सीए क्वालिफाई कर लोगे, सीए क्वालिफाई करने के बाद आपने आई कैप को दोबारा अप्लाई करना है कि सर मैंने नौकरी नौकरी नहीं करनी, मैंने खुद की फर्म खोलनी है और मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे क्या करता हूँ, प्रैक्टिस का लाइसेंस दे दो। तो फिर आई कैप क्या करेगा, आपके उस दरखास्त के ऊपर, क्योंकि आप आई कैप के मेंबर बन गए हो, सारी रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल आर्टिकल सब कुछ पूरा, पेपर सारे पास, तो आप मेंबर बन गए हो। अब वो क्या करेगा, आपको एक प्रैक्टिस का लाइसेंस दे देगा। जब प्रैक्टिस का लाइसेंस दे देगा उसके बाद आप ऑडिट कर सकते हो। यानी कि ये जो ऑडिट है ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा होगा बोला, जो क्वालिफाई करने के बाद आई कैप से एक लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस का। खैर कौन नहीं लेगा वो, जिसने इतनी दिक्कत के साथ ये क्वालिफाई किया होगा, तो खाली एक पेज के लिए थोड़ी वो करेगा। तो लेकिन मोस्टली है वो नहीं करते, उन्होंने प्रैक्टिस करनी नहीं होती, वो कहते हैं मैंने क्या करना, वो नौकरी करनी है उन्होंने। लो बेटा, मैं बता रहा था कि जब इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप अपनी एक फर्म खोलोगे, जैसा वो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर बनने के बाद अपना एक क्लिनिक खोलते हैं, और क्लिनिक में सारा दिन बैठ के वो दुआएं कर रहे होते हैं, कोई मरीज आए, ऐसा नहीं होता। मरीज तो बेचारा अपनी तंदुरुस्ती की दुआएं मांग रहा था, मैं बीमार हूँ ही ना, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि मरीज आए, उसकी दुकानदारी है, उसने कमाना है वहां से। अगर कोई मान लो कि ये सारे बीमार खत्म हो जाए, खत्म मतलब तंदुरुस्त हो जाए, अल्लाह करे सब, अल्लाह ताला सब बीमारों को तंदुरुस्ती दे और कोई बीमार हो ही ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन बहरहाल कुछ लोग बीमार होते हैं तो उसको भी लोग नेमत समझते हैं। जैसे अभी जरदारी साहब बीमार हुए थे तो लोग सारे उसको भी एक नेमत ही समझ रहे थे कि ठीक है भाई। तो लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे। नहीं बेटा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे। तो डॉक्टर क्या कर रहा होता है, वो भी, उसका भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है मेरे बच्चे, जाहिर बात है वो भी मरीजों के साथ है। मरीज आएंगे तो उसकी रोजी रोटी मेरे बच्चे बनेंगे। सेम मेरे बच्चे, जब आप सीए क्वालिफाई कर लोगे, आप भी अपनी फर्म खोलोगे, वो भी आपकी दुकान है, और उस दुकान पर भी आप ग्राहकों का इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ग्राहक आपके पास आए। जब कोई ग्राहक आएगा तो मेरे बच्चे आप क्या कह दोगे, उसको इनकार कर दोगे ना, जा भैया मैंने तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करना, मैंने तुझे ये सर्विस नहीं देनी, आप ऐसे इनकार करोगे नहीं। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि आए हमारा ऑडिट कर दें, आपने उसको मुंह उठा के एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्टेंस के वक्त भी आपको क्या करना है, कुछ चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को करने के लिए तो आप वैसे ही क्या होंगे, डिस्क्वालीफाइड, शायद आप उसका ऑडिट कर ही नहीं सकते। देखेंगे अभी हम देखेंगे, जहाँ पे मान लो कि अगर कोई ऑडिटर है और उसका ऑडिटर का स्पाउस वहां पे सीएफओ चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ इस तरह का है, तो उसको वैसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, भैया तू तो कर ही नहीं सकता इसका ऑडिट है। तो इस तरह की चीजें भी अभी हम देखेंगे कि भाई है तो है, लेकिन आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी और कुछ स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, देखो लीगल भी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे दो तरह की रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ऑडिटर जब किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करेगा, वो कुछ चीजों को ध्यान में रखेगा, कुछ चीजों का ख्याल रखेगा। वो किन चीजों का ख्याल रखेगा सर, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी देखेगा और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देखेगा। ये लीगल रिक्वायरमेंट हमारे इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर होंगी, और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर होंगी, वहां पे जाके पढ़ेंगे इसको। तो मेरे बच्चे होगा क्या, अपॉइंटमेंट के वक्त भी कुछ चीजों का ख्याल, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑडिट परफॉर्म करना। जब अपॉइंटमेंट होगी मान लो, तो अब ऑडिटर ने ऑडिट परफॉर्म करना है। जब परफॉर्म करना है, यहां पर भी आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना, यहाँ पे भी कुछ मामला हो जो आपने परफॉर्म करने हैं, जो करना है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा, जब आप ऑडिट परफॉर्म कर लोगे तो आपने क्या करना है, अपना कंक्लूजन देना है रिपोर्ट की शक्ल के अंदर। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे, या ये कह लो कि कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करो। तो सब सब ये तीन तीन स्टेजेस के अंदर मेरे बच्चे ये टोटल हमारा ऑडिट है। यहाँ पे हमारे अपॉइंटमेंट के मामले थे हमारे सिलेबस के अंदर, उसके बाद मेरे बच्चे ऑडिट परफॉर्म होगा, ऑडिट की परफॉर्मिंग के मामला हैं, उसके बाद ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट देनी है, रिपोर्टिंग के मामला। तो हमारा सिलेबस कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट,
उसके बाद ऑडिट परफॉर्म करना, और आखिर पे रिपोर्टिंग, यानी कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। चैप्टर नंबर 1, 2 और 13 ये मेरे बच्चे डील करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ऑडिटर जब हम अपॉइंट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगी, और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 13 के अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद जब परफॉर्म करेगा, ये मेरे बच्चे जाहिर बात है चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक ये सारा ऑडिट परफॉर्म करना है। यानी कि जब अपॉइंट हो गए, ये अपॉइंटमेंट के बाद की बात है, चैप्टर नंबर 3 से आगे जब आप बन गए हो ना किसी कंपनी का ऑडिटर, अब ऑडिटर ने क्या करना है वो चीजें शुरू होंगी वहां से, चैप्टर नंबर 3 से। उसके बाद मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 14 और 15 ये है मेरे बच्चे रिपोर्टिंग से रिलेटेड। ये आपको बताया कि जब आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, अब आपने अपनी रिपोर्ट कैसे बना के देनी है, तो इसके लिए भी मेरे बच्चे कुछ चीजें यहाँ पे गाइडेंस होगी, उसको हमने पढ़ना है। तो ये इसका सवाल तो जारी बात है, ये सारे एरियाज यही 3 हिस्से हैं, और ये हैं तो 2 चैप्टर, लेकिन यहाँ से सवाल लाजमी आना होता है, तो कोई 10 से 15 नंबर उसने टेस्ट करने ही करने होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। इसमें 15 चैप्टर नंबर 15 तो अभी फॉर्मेलिटी, इसमें से कभी पूछा ही नहीं उसने, कभी रेयर हुआ, कभी सवाल आया कई सालों के बाद। तो मेन कौन सा है, वो चैप्टर नंबर 14 है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद अगर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट कहूँ तो चैप्टर नंबर 3, उसके बाद अगर कहूँ तो चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 तो कमाल ही है ना। तो बेटा, तो ये हमारा ऑडिट का तरीकाकार होगा। हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे ये वाला एरिया, फिर पढ़ेंगे ये वाला एरिया, ये नंबर 1 पे, ये 2 पे, और फिर मेरे बच्चे ये हमारा नंबर 3 पे, ये सारा क्वेश्चन। ये पहला और ये आखिरी, जिसका ये स्ट्रांग होगा ना, तो मेरे बच्चे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ कॉमन सेंस भी है, लेकिन इन एरियाज के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। हाँ, रटा भी है और चीज़ों को याद भी करना है, और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ही आपने काम करना है। यानी कि आपके लिए ओपन एरिया नहीं, जैसे मर्जी सोचो, लेकिन इन एरियाज के अंदर ओपन है, ये आप सोच भी सकते हो, बथेरा कुछ खुद से भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर जिसका ये पहला और आखिरी ये दोनों स्ट्रांग है, तो इंशाल्लाह बीच में उसको दिक्कत नहीं हो और वो पास करने के काबिल हो। इन दोनों एरियाज पे जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो ये शुरू होता है, और शुरू के अंदर चीज़ें बनते बनाते वो ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि बिल्ड करना होता है मेरे बच्चे, ये उस तरह का नहीं लॉ बी लॉ या सी लॉ की तरह हो गया शुरू तो बस चल गया। तो इसमें पहले ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि इसके बारे में आपको डेवलप करना है, कुछ सोचना है कि ऑडिट होता क्या है, ये कैसे परफॉर्म होता है। तो खैर ले बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि कितनी स्टेजेस हैं हमारे इस सिलेबस के अंदर ऑडिट को कंप्लीट करने के लिहाज से, हम कितने में उसको कन्वर्ट करेंगे, 3 में। वैसे ही अभी हमने पढ़ना नहीं है यार, ना भी हमने पढ़ा है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि जब आपको आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, क्या आप उस क्लाइंट को फौरन से एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। पढ़ना वैसे आगे जाके पढ़ना। अच्छा, ये समरी आपके सामने है, टोटल जो हमने पढ़ना है अपॉइंटमेंट के बाद ऊपर किन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों, वैसे ही जनरल है ये कोई याद नहीं करना, वैसे ही समझा रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो जो इनपुट है अभी हमने डिस्कस किया है, जब अपॉइंट किया जा रहा होगा ऑडिटर को, आपने किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना, ये जनरल नॉलेज। ऐसे किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर लो। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि आप मेरे बच्चे सारी जिंदगी आप जो आर्टिकल्स थे आपने ऑडिट किए बड़े सारे, वो सारे किए मैन्युफैक्चरिंग किसी कंसर्न। अब एक क्लाइंट आपके पास आया, वो है सर्विस बेस्ड, कोई बैंक है या कुछ इस तरह का है, और आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कभी उस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी देखी ही नहीं, आपने उस तरह कभी उसको कभी कोई ऑडिट नहीं किया, ना ही उसका कोई एक्सपीरियंस आ, तो भैया आप सबसे पहले क्या करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर लो। भाई किस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, क्या मैं इतना काबिल हूँ कि देखो जब आप ऑडिटर बन जाओगे ये ना कहना कि माशाल्लाह काबिलियत एंड है, अब मुझसे ज्यादा कोई काबिल है ही नहीं, ना ना मेरे बच्चे, अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप कहेंगे सर ये काम करने के लिए अभी मैं इतना काबिल नहीं, ये मैं काम करूँ, तो आप इनकार भी क्या करें। तो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने रिव्यू करना है, क्या क्या आप इसका ऑडिट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो फिर आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं कर सकते तो मेरे बच्चे आपने अपना जो प्रोफेशन है उसको डिसक्रेडिट नहीं करना। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का, इस तरह की कंपनी जिसका आप कर ही नहीं सकते ऑडिट, उसको ऑन कर लो कि मैं करूंगा, और आप ना कर सके सही, तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, सारी गालियां जाएंगी आई कैब। तो इसलिए आई कैब ने क्या रखा है, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो खैर उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का लफ्ज होगा, ये आप आई के अंदर भी पढ़ के आए, याद है वो वहाँ पे कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफेशनल एथिक्स के लिहाज से, या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो आप पढ़ के आए थे, वहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की भी बात हुई थी कि भैया एहतियात करनी है, यहाँ पे कॉम्पिटेंस हो, काबिलियत हो तो काम कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद मेरे बच्चे क्लाइंट्स रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी, ये भी आपने चेक करनी होती है। एक बेईमान इंसान आपके पास आया ऑडिट करवाने के लिए, आपने
तो अगर उस बेईमान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट करोगे तो लोग, जाहिर बात है मेरे बच्चे, आपके बारे में भी सवाल उठाएंगे। और आप किसके मेंबर हो? आपको पता है कि आप आई कैप के मेंबर हो। जब आप साइन कर रहे होते हो ना, तो एक्चुअली आप साइन नहीं कर रहे होते, कौन साइन कर रहा है? आई कैप। और फिर मैं वो एक लफ्ज बोलता हूँ, मैं नहीं बोलती, मेरे बच्चे, मेरा यार बोलता है। तो एक्चुअली वो आप नहीं बोल रहे होते, वो आप साइन नहीं कर रहे होते, वो कौन साइन कर रहा होता है? आई कैप कर रहा होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी बेईमान बंदे के साथ जुड़ गए तो आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, एक्चुअली किसकी खराब हो रही होगी? आई कैप की भी खराब हो रही है कि हमारे लोग देखिए कैसे कैसे लोगों को सर्विस दे रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे क्या करना है? क्लाइंट्स की रेपुटेशन। अगर एक बंदा मशहूर है इस मामले के, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते ही खराब है, तो ऐसे बंदे के साथ आपने अटैच नहीं हो। जैसे अब जितनी बड़ी कंपनी है वो सारी की सारी बिग फोर से ऑडिट करवाती हैं, और उसमें जहांगीर तरीन भी है, एक बड़ा ग्रुप है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले बिग फोर का ही एक पार्टनर था जिसने उसका ऑडिट किया, और उसमें 2 नंबरी की। तो वो पकड़ा गया, फाइन शाइन हुआ, वो सारा कुछ। जब उसने इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने उसके कमाल, अभी आ रहा है एनआरसी का इलेक्शन, तो उसमें देखिएगा जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के ऊपर, उनके बारे में कौन कौन से स्कैंडल सामने आते हैं। ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन किया हुआ है नैब के साथ। प्ली बार्गेन का पता नहीं क्या होता है? यानी कि उसने करप्शन की, नैब ने पकड़ ली, उसने कहा कि आपने 10 करोड़ की करप्शन की है, ऐसा कर लो, 6 करोड़ दे दो, जाओ आपकी जान छूट जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, 10 करोड़ कमाओ, 6 करोड़ नैब को दो, 4 करोड़ अपनी जेब में रखो और घर जाओ। तो ये प्ली बार्गेन। तो खैर, कहने का मतलब कि कुछ इस तरह के तो क्लाइंट्स की रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी, यानी कि आपने जिन क्लाइंट्स को आपने एक्सेप्ट करना है, आप उसकी रेप्यूट भी देखें और ईमानदारी भी देखें। उसके बाद ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी। वही बात मेरे बच्चे, क्या आप इंडिपेंडेंट होकर उस क्लाइंट का ऑडिट कर सकते हो? आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानने वाला है, या कोई आपकी पुराना, पहले आप यहीं पे काम करते थे, कुछ इस तरह का मामला तो है। अगर आप वहां पे आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लो और इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट ही नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ना कीजिएगा। तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं बोला, कि जब हम ऑडिट कर किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेंस के वक्त भी कुछ एहतियात करनी होती है, परफॉर्म करने के वक्त भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे, यही बिखरी हुई चीजें हमें मिली है चैप्टर नंबर 1, 2 और 13 के अंदर। इस तरह की चीजें मिलेंगी। उसके बाद बैकग्राउंड चेक्स ऑन की पर्सनल। वहां का जो उन्होंने अभी अभी पता चला कि इनका पुराना सीएफओ छोड़ गया, नया सीएफओ आया, और जो नया सीएफओ आया तो भाई उसका बैकग्राउंड चेक करो, ये कहाँ से आया है। कि पहले किसी कंपनी को रिपोर्ट बुक नहीं आया, जैसे मान लो कि पीटीआई के अंदर असद उमर, उन्होंने कहा कि इसको वजीर खजाना बनाएंगे, तो लोगों ने उसका बैकग्राउंड चेक किया। जब बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इसने तो पहले कई कंपनी, मान लो कई कंपनियां तो खैर एक कंपनी को बर्बाद करके आया है, तो पीटीआई को भी फिर ऐसे ही उनका वजीर खजाना बनेगा, तो उसको उतार भी दिया उन्होंने जल्दी से, तो इतना काबिल था ही नहीं। कहने का ये मतलब कि आप क्या कर लो, उन वो लोग जो की पर्सनल हैं, जो कंपनी के बड़े, तो आप क्या कर लो, उनका जरा बैकग्राउंड चेक करो, वो किस तरह के लोग हैं, ईमानदार हैं या कोई बेईमान है या कोई फ्रॉडिये है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग विद, अभी देखो एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सेप्टेंस से पहले कर रहे हो, और ये कैसे करोगे? प्रोसीजर लगा के। और प्रोसीजर कितने हैं? 7। ये उन्हीं में से है। इनमें से ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल होगा? इंक्वायरी का। कुछ इंस्पेक्शन भी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट भी करोगे, लोगों से इंक्वायरी करोगे, प्रोसीजर वही है, एंड है मेरे बच्चों, उसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं। इसी तरह कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, होता है जैसे वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरह है। क्या हम इनको प्रीवियस ऑडिटर, जो इस कंपनी का पुराना ऑडिटर था, उससे रब्ता करेंगे? कैसे लोग, आप भी बता दो। जैसे वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ऑडिट इंगेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट। क्योंकि इंटरनल का तो रौला ही नहीं ना होता, ये सारा अच्छा हमारे सिलेबस जो है ये सारे का सारा एक्सटर्नल ऑडिट को डील करता है। कुछ होगा, कुछ मामला जो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड बताए जाएंगे, अदरवाइज ये सारे के सारा हम पढ़ी एक्सटर्नल ऑडिट, या जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं, खाली ऑडिट कह दो। ऑडिट होता ही स्टैट्यूटरी ऑडिट है या एक्सटर्नल ऑडिट। खैर, इंटरनल ऑडिट की बात करें तो फिर उसके साथ लफ्ज इंटरनल ऑडिट लगाना होता है। जब हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट का लफ्ज यूज करने की जरूरत नहीं, खाली ऑडिट ही काफी है। उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कह सकते हो, या ऑडिट कह दो, या एक्सटर्नल ऑडिट कह दो। अच्छा, वो मैं बात करने लगा था, ये ऑडिट एंगेजमेंट, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ेंगे अभी, है कि इसके लफ्ज ऑडिट एंगेजमेंट। तो खुद सोचें, ये एंगेजमेंट भी उसी तरह की एंगेजमेंट है जिस तरह की एंगेजमेंट होती है। उसमें कितने लोग एहतियात करते हैं, वो भी तो एक्सेप्टेंस ही होती है ना, सोचो उस वक्त शुरू के अंदर। तो यकीन करो यही यही काम कर रहे होते हैं। जैसे वहां के चेक नहीं करते उनकी रेपुटेशन है, उनकी इंटेग्रिटी, किस तरह के लोग हैं, है? तो खैर, ये इंडिपेंडेंस वगैरह का मामला तो नहीं है। इसी तरह की उनके जो बड़े हैं, उनके बारे में रिप्यूट, क्या बदमाश बदमूश तो नहीं, कुछ इस तरह का मामला। और उनका जो पहले से जिसकी शादी हुई हुई हो वहां पे, तो उससे भी राब्ता करते हैं कि भाई इनके बारे में बता दो कि जानने वाला हो। वैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें मेरे बच्चे यहाँ पे भी आएंगे।
अब दूसरा क्या था बोला यहाँ पे, वो हमने क्या करना है, ऑडिट परफॉर्म करना है। जब ऑडिट परफॉर्म करना है मेरे बच्चे, यहाँ पे भी अगेन कुछ चीजें आपने करनी है। जब ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले परफॉर्मिंग रैप कि वो रैप नहीं है जो आजकल वो बोहेमियन या फलाना फलाना जो करता है, तो ये इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। पढ़ेंगे हम वैसे, अब मैं सारा कुछ अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक किताब की तरफ कोई नहीं गए, ये जनरल बातें बता रहा हूँ आप। जब अज्यूम कर लो सीएफई, आप ऑडिटर हो, आपकी फर्म थी, आप लोगों ने सीएफई को एक्सेप्ट कर लिया कि आपने इसको ऑडिट करना है इसका एज ए क्लाइंट। आज आप इस कंपनी में आए ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट ऐसे नहीं होता कि पकड़ो दगड़ो सारा कुछ, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। क्योंकि हमारे पास ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाती है, मेन काम तो उस वक्त शुरू हो रहा होता है, और ईयर एंड होने के बाद कुछ दिनों के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है। और आपको पता है कि जब ईयर एंड हो जाता है उसके 120 दिन के अंदर तो एजीएम करवानी होती है, अगर आपको याद हो। तो 120 दिन में एजीएम होनी है, और एजीएम से पहले 21 दिन पहले नोटिस आता है। अब थोड़ी सी मैं आपको वैसे बता दूं, मान लो यहाँ पे हमारा ईयर एंड हुआ है, जब ईयर एंड हुआ तो यहाँ पे जाके कहीं पे क्या बन रही होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होगी। मान लो कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, हम किसके सामने रखेंगे, ऑडिटर के सामने। एक्चुअली काम तो देखो, काम पहले भी करेगा ऑडिटर, कर रहा होगा, क्योंकि ऑडिटर एक साल के लिए अपॉइंट होता है, एजीएम से लेके एजीएम तक। तो ये जो ऑडिटर यहाँ पे जिसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख रहे हैं, कि एक्चुअली कब अपॉइंट हुआ है, ये पिछली एजीएम पे अपॉइंट हुआ है। वो देखेंगे, वो जब एजीएम पे अपॉइंट होगा उस वक्त वो क्या करता है, और अब क्या करें। मेन काम उसका कहां पे शुरू होता है मेरे बच्चे, जिसको फाइनल ऑडिट कहते हैं। वो मेरे बच्चे जब ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, वहां पे एक्चुअली एग्जामिन करना है, क्योंकि चेक किसको करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के दौरान थोड़ी बनती है, और जब ईयर एंड होगा उसके बाद मेरे बच्चे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, वो आपके सामने रखी जाती है। वो अलग बात है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डाटा आया, वो आया तो वही है ना जो पूरे साल में इकट्ठा हो रहा था। तो कुछ डाटा हम साल के दौरान भी इकट्ठा करते रहते हैं, उसको भी हम उसके लेवल बोलेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंटरम ऑडिट। ये फाइनल ऑडिट है, वो कल अल्फाज दोनों देखेंगे कि इंटरम ऑडिट क्या होता है और फाइनल ऑडिट। ईयर एंड से पहले पहले इंटरम ऑडिट होता है, अपॉइंटमेंट से लेके ईयर एंड तक। ईयर एंड जब हो गया, उससे लेके मेरे बच्चे वो जो एजीएम तक के मामला होंगे सारे के सारे, वो एक्चुअली क्या है, वो फाइनल ऑडिट। एजीएम ना कहें, ऑडिटर की रिपोर्ट तक के मामला। खैर, अब मेरे बच्चे 10 दिन तक उन्होंने क्या करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ऑडिटर के सामने रख दी। अब ऑडिटर को कहेंगे जल्दी कर भैया, एजीएम आ रही है हमारी, हमने करवानी। याद है बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एजीएम 120 दिन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरह के हालात हो कि एजीएम 120 दिन के अंदर ना हो सकती हो, तो उसको 30 डेज के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकती थी, अगर आपको याद हो। एक्चुअली वो एक्सटेंशन जो हम लिया करते हैं ना, सबसे बड़ी वजह ये ऑडिट होता है उसकी। हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं हो रहा होता, हम क्या करते हैं उसके लिए एक्सटेंशन लेते हैं। तो खैर, तो मेरे बच्चे 120 दिन मैक्सिमम है। तो एक इससे 21 दिन पहले क्या जाएगी उसकी ऑडिटर की जो सॉरी मीटिंग का क्या जाएगा, नोटिस जाएगा, कम से कम 21 दिन पहले। जब ये नोटिस आता है तो मेरे बच्चे इसी नोटिस के साथ क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस साथ क्या लगी होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कहीं पे जाके इसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया हो। तो इस तरह करके मेरे बच्चे ये सारा कुछ वो चल रहा होता है। खैर, मतलब वापस आइए, जब ऑडिट परफॉर्म करना है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि ये नहीं होता कि चीजें पकड़ लो दकड़ लो, इस तरह का मामला नहीं होता। जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे ऑडिटर ज्यादा टाइम लगाते हैं, चीजों को ज्यादा चेक करते हैं। और जहां पे रिस्क कम होता है ना, जिस डिपार्टमेंट में जिस एरिया में, तो वहां पे ऑडिटर कम मेहनत करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो आज के दौर में हम जो ऑडिट परफॉर्म करेंगे ना, आगे हम यही चीज पढ़ेंगे, हमारा जो ऑडिट होता है वो रिस्क बेस्ड होता है। कैसे ऑडिट होता है बोला, रिस्क बेस्ड। रिस्क बेस्ड का मतलब क्या है, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा, उसे देखो। एक कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई जगहों पे ऐसी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक डाटा जा रही है। देखो, हमें हर उस डाटे से लेना देना होगा जहां से उठ के इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आई, क्योंकि हमने ऑडिट किसका करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जिस चीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, हमारा भी उससे कोई लेना देना नहीं। कोई बंदा कहता है यार ओए ऑडिटर साहब, इनके एम्प्लॉय लेट आते हैं, वो कहता है मुझे क्या, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं लिखा रहा होता है एम्प्लॉय जल्दी आते हैं या लेट आते हैं, हैं? उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो मेरे बच्चे वो देख रहा है कि बाकी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, उनसे उसने तो उस चीजों को देखना है, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी है। तो खैर, अब मेरे बच्चे वो क्या करते हैं, सबसे पहले आता ही जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे, तो सबसे पहले आपने क्या परफॉर्म करने हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये पढ़ेंगे, ये सिर्फ 3 प्रोसीजर्स होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये उस लिस्ट में है कि नहीं, बिल्कुल है। अभी ये जो आपने लिस्ट देखी थी, इसमें इंक्वायरी भी था, ये वाला, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन ये वाला, और एनालिटिकल प्रोसीजर। इनको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट में ये बाकी प्रोसीजर इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि बताएगा वो हर जगह।
जो चीज़ होगी ना आगे जाके वो सारी मिल जानी है हमें, परेशान नहीं होना बस। मुझे एक ही चीज़ फिक्र होती है इस चीज़ की कि बच्चे परेशान ना हो। लो बेटा, तो जब ऑडिट परफॉर्म करना है, क्या करना है सबसे पहले, हम क्या किया करेंगे, रिस्क असेसमेंट किया करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर लगाया करेंगे। जिस एरिया में फिर हमें ज्यादा रिस्क लगा करेगा वहां पे ज्यादा काबर टीम लगाया करेंगे, टाइम भी ज्यादा लगाएंगे। जिस एरिया में रिस्क कम हुआ करेगा वहां पे हम आप जैसे लोगों को भेज के, तो क्योंकि रिस्क कम होगा ना वहां पे, यानी कि जो नए ट्रेनी होते हैं, ये बात कहना चाह रहा हूँ, कुछ पुराने सीनियर होते हैं, जूनियर्स होते हैं, तो देखा जाता है कि वो टीम पर देखो, जब आप जाओगे ना इंशाल्लाह, तो जाते क्लाइंट, अभी तो आप गए हो कैफ करके और जाते ही आपको क्लाइंट पे भेज दिया जाएगा, तो उस वक्त आपके पास तो कुछ पता ही नहीं है आपको, तो आपको एरिया भी ऐसा ही दिया जाएगा जहां पे कोई रिस्क रुस्क ना हो। नो डाउट आपके अगर कोई रिस्क एरिया होगा तो आपको सीनियर के साथ लगा दिया जाएगा वहां पे, ताकि फिर वो आपको बताएगा करना क्या है। खैर, और फिर वहां पे मेरे बच्चे ये नहीं होता कि जैसे मर्जी जाके काम करना शुरू कर दे, हम उसका एक ऑडिट प्लान डेवलप किया करेंगे, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किया करेंगे, ये सब्सटैंडिव प्रोसीजर, इन्हीं प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं, ये सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स। ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट आपने अभी देखी है, ये सारी की सारी एक्चुअली क्या है, ये सब्सटैंडिव प्रोसीजर ही है। और फिलहाल ये सारी बातें भी, जो चीज़ हम करेंगे वो डॉक्यूमेंट भी करेंगे, बाकी ये मेरे बच्चे ये अभी उसे हमने वैसे ही पढ़ लिया, ये सारे प्रोसीजर भी परफॉर्म करने हैं, ये सारी परफॉर्मेंस में इस तरह की चीज़ें। और जब आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया उसके बाद क्या होगी, रिपोर्ट तैयार करनी है। इन चीज़ों को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है उस तरह, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि ऑडिट हमने कितने हिस्सों में परफॉर्म करते हैं, 3 हिस्सों। 3 हिस्सों में सबसे पहले कौन सा है, एक्सेप्टेंस का मामला, अपॉइंटमेंट के मामला। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस या अपॉइंटमेंट में भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। वो किस चैप्टर में पढ़ना है हमने, चैप्टर नंबर 1, 2 और 13। उसके बाद मेरे बच्चे जब आप ऑडिट कर लोगे तो कंक्लूजन होगा, रिपोर्ट होगा। तो रिपोर्ट किस में पढ़नी है, चैप्टर 14 और 15 के अंदर। और बाकी जो जितना भी ऑडिट है वो सारा का सारा चैप्टर नंबर 3 से लेके 12 तक। तो बेटा देखो, अब आगे किताब की तरफ, यहाँ से शुरू हुआ मेरे बच्चे। मादत आज मैंने आपको बताया कि आइंदा कभी लेट वाला मामला नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है टाइम हो गया, 10:23 हो गए, 10:15 तक टाइम है ना, तो आज यहीं पे रोकते हैं। तो कल मैं तवक्को करता हूँ मेरे बच्चे आप सबके पास आई कैप के स्टडी टेक्स्ट हो। और मैंने आपको बता दिया बेफिक्र होकर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट लें, आपको हर चैप्टर के इंतहाई, जिस तरह वो नोट्स शेयर किए हैं उस तरह मिल जाएंगे, इंतहाई आसान। और उसके बाद आपको मैं अपनी स्लाइड्स दे दूंगा, हर टॉपिक के जितनी मुश्किल चीज़ें उस सबकी एग्जाम्पल्स होंगी। लेकिन स्लाइड्स मैंने आपको बता दिया कि कब मिला करेंगे आपको, जब चैप्टर कंप्लीट होगा, एक ही स्लाइड में सब इकट्ठा करके आपको दे दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह उसके अलावा आपको कोई सौखी किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सौखे नोट्स भी होंगे, चाहे तैयारी वहीं से कर लीजिएगा, इतने वो कंप्रीहेंसिव हैं, पूरी की पूरी तैयारी वहां से ही हो सकती है। लेकिन आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को भी 1-2 दफा पढ़ना जरूरी है। तो बेटा इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। अभी तक याद करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ये जनरल डिस्कशन थी सारी की सारी, कल से आपको याद करने के लिए मेरे अच्छी चीजें मिल जाएंगी।